Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज की जो important articles है वो है first, Tribal Affairs Minister promises to look into forest clearances for 72,000 crore in Great Nicobar project. तो Great Nicobar जो है मतलब दैट्स दी पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वहाँ पे 72,000 करोड़ रुपीज़ का जो है एक प्रोजेक्ट जो है उसको क्लियरेंस देने की यहाँ पर बात की गई है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये दोनों जो एरियाज़ है ना, स्पेशली बोथ अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ग्रेट निकोबार अगर आप देखेंगे, इट्स लोकेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक इन द इंडियन ओशन रीजन एंड ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टन डिग्री ऑफ डेवलपमेंट. बट वहाँ पे ये डिबेट यहाँ पर क्यों आई है ये डिबेट, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट वर्सेस डिग्रेडेशन का जो एक कन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिला है इन दिस रीजन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चरल किस टाइप के डेवलपमेंट होंगे वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडस्ट्रीज सीक्स रीथिंक ऑन चाइनीज FDI कर्ब्स एंड हाई इम्पोर्ट टैरिफ. ठीक है. तो एक हाई इम्पोर्ट टैरिफ आपको देखने को मिलेगा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से जो हम चीज़ें को इंपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ जो है वो लगाया गया है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना. और ये एक इंडस्ट्री जो है हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री का जो पूरा इकोसिस्टम है, उन्होंने बोला है कि हमें रीथिंक करना चाहिए कि हम कितना डिग्री ऑफ कितना डिग्री ऑफ हम टैक्सेशन जो है लगाते हैं फॉर द थिंग्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, उस पर हमें कितना डिग्री ऑफ टैक्सेशन लगाना चाहिए. उसमें PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की भी हम यहाँ पर बात करेंगे. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज पुष्पक इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर्स टेस्ट. ठीक है. तो जो हमारा जो रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, उसने जो है टेस्ट 2-3 क्लियर किए हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपैंडेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, ये हम लोग सब आगे समझेंगे. ठीक है. तो ये तीनों आर्टिकल्स आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट आर्टिकल. फर्स्ट आर्टिकल है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स. आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है. ही इज़ मिस्टर जुरल ओरम. ठीक है. जुरल ओरम जी जो है ही इज़ दी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स promises to look into forest clearances for 72,000 crore Great Nicobar project. सो अगर आप देखेंगे अंडमान जो आइलैंड्स है वो ऊपर है और नीचे जो है वो निकोबार आइलैंड्स है. वहाँ पे भी लिटिल निकोबार, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार. तो उस तरीके से आपको सीक्वेंस पे आपको देखने को मिलेगा. सो ग्रेट निकोबार में जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है हमें देखने को मिली है. ठीक है. तो 72,000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है देखने को मिलेगा. बट उसके कुछ जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अराइज किए गए हैं. पहला क्वेश्चन है कि दिस रीजन, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज जो है वो यहाँ पर आते हैं. जैसे कि एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लेदर बैक टर्टल. ठीक है. लेदर बैक टर्टल एक बहुत जायंट सा टर्टल आता है यहाँ पर और यहाँ पर वो अपने एग्स को हैच करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी है, जैसे गलाथिया बे है, महात्मा गांधी जो नेशनल पार्क है वहाँ पर है. ठीक है. सैडल जो है साउथ बटन नेशनल पार्क है, यहाँ पर गलाथिया बे नेशनल पार्क है. ठीक है. और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो है आपको नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े क्योंकि बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है आते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो इसके वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. बिकॉज व्हेन वी मेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्क्रीट तो ऑब्वियसली वहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर रोडवेज बनाएंगे, हम नेशनल पार्क को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो आसपास के मरीन ओशन के आसपास हम लोग ड्रिलिंग वगैरह करेंगे, तो उसके वजह से बहुत सारा जो बेसिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होने का सबसे ज़्यादा खतरा हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है राइज किया है कि क्यों हमें ऐसा करवाना पड़ेगा. वाई? बिकॉज देयर विल बी एन वेरी बिग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दी निकोबार रीजन. बट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि निकोबार जो रीजन है इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इट बीइंग इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन और इट्स क्लोजनेस टू द मलक्का स्ट्रेट, यह हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
यहाँ पर हमारे पोर्ट्स भी है, राइट। पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पोर्ट्स है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अंडमान एंड निकोबार को हम लोग बोलते हैं इंडियाज अनसिंकेबल कैरियर, ठीक है, अनसिंकेबल कैरियर। तो ये इसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये हम इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर स्ट्रैटेजिक और इंडियन ओशन रीजन को अगर हमें कंट्रोल करना होगा, और यहाँ पर अगर हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अगर हम निकल के आना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट इन अंडमान एंड निकोबार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव देख लिया। अब डिग्रेडेशन का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो हमने देख ही लिया कि जाइंट लेदर बैक टर्टल्स का जो है काफ़ी हम देखेंगे कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, कॉन्क्रीटाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा। हम एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ट्राइबल राइट्स। यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स जो है, यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उनके राइट्स का क्या, उनका ज़मीन जो आप लेंगे उनके राइट्स का क्या, आप उनको डिस्प्लेस करेंगे एंड यू विल डिस्प्लेस देम, दे हैव बीन ऑलवेज इन सिंक विद द नेचर। अगर आप उनको वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो उनका राइट्स का क्या, जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो हमें राइट्स प्रोवाइड करता है टू दी ट्राइबल ग्रुप्स, उन राइट्स का क्या। सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड बोथ द लॉबीज, जो एक इन्वायरमेंट का लॉबी है, जो डेवलपमेंट का लॉबी है, दोनों ही जो है क्लैश करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या एक मध्यम मार्ग के रूप में हम क्या ला सकते हैं, मध्यम मार्ग के रूप में आ सकता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से हमें बेसिकली क्या समझ आ रहा है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको उसका इम्पैक्ट को असेस करना होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, लेट्स से आप कोई भी एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी वहाँ पे लगा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इन जस्ट नॉट द नियर फ्यूचर बट इन द लॉन्गर रन ऑल्सो, ठीक है। एक लॉन्गर रन में भी उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, किस तरीके से द इन्वायरमेंट विल रिएक्ट टू इट, किस तरीके से द ट्राइबल पीपल विल हैव द इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। सो ये पूरा मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस, लाइन बाय लाइन जो इम्पैक्ट को असेसमेंट करना होगा एंड इन अ न्यूट्रल वे। कोई भी पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए जब आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। एंड बहुत सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से होना होगा, तभी जो उसका मायने है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का वो पूरी तरीके से होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब हम डेवलपमेंट ही ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा इतना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दे कि वी हैव अ मासिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मध्यम मार्ग के रूप में निकलना चाहिए कि येस, टू दिस एक्सटेंट वी कैन डू द डेवलपमेंट एंड वी कैन हैव दीज developmental activities in the island, but beyond this point we cannot and we won't be able to sustain that developmental activities. इतना नहीं होना चाहिए कि sustain ही ना कर पाए। So this is something that will work in handy, बहुत काम आएगा environmental assessment जो है, environmental impact assessment जो है बहुत handy आएगा। जस्ट लेट अलोन कि अगर वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अगर होगा तो मतलब जो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी वेरी वेरी सस्टेनेबल, ठीक है। बस इसका यही शर्त है कि कोई भी पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से होना चाहिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तभी जो है ये तभी हम ये श्योरिटी दे पाएंगे कि ये जो डेवलपमेंट होगा इन दी निकोबार रीजन वो सक्सेसफुल रहेगा एंड सस्टेनेबल रहेगा। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ये डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट है एंड ये चलते आगे भी आपको सुनने में बहुत जगहों पर सुनने में मिलेगा। ये आपको उत्तराखंड में सुनने को मिलेगा, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको सुनने को मिलेगा कि कितना डेवलपमेंट इज राइट डेवलपमेंट, कितना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं नेचर को, बिकॉज नेचर विल अल्टीमेटली रिटेलिएट, देयर इज नो अदर वे। नेचर से अगर आप जितना लेते हैं, नेचर जितना हमें देती है उसके लिए वो हमें पनिश नहीं करेगी। जब हम नेचर से एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करेंगे दैट विल बी पनिशेबल, ठीक है, उसके लिए नेचर हमें पनिश करेगा। सो कितना टू अ व्हाट डिग्रीज, टू कितना परसेंटेज हम जो है डेवलपमेंट करवाएंगे, दैट इज जो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट विल मेक देयर डिसीजन एंड किस तरीके से जो है फर्दर प्रोसेस रहेगा। बट इतना याद रखिएगा कि जितना हम एक्सप्लॉइट करते रहेंगे उतना एक्सप्लॉइटेशन होते रहेगा और उसके बाद उसका ब्रंट भी हमें ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ है जो कि निश्चित है, ये रहेगा, होकर ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री सीक्स टू रीथिंक ऑन चाइनीज एफडीआई कर्ब्स एंड हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। तो यहाँ क्या होता है कि एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलकर एक स्कीम जो है चलाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, जब कोविड का समय आया था ना, तो कोविड के समय क्या हुआ था,
चाइनीज़ गुड्स जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया। कोविड के पहले भी हम बहुत करते थे, कोविड के बाद भी करते थे, लेकिन कोविड के समय बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा हमने चाइनीज़ इंपोर्ट को करना शुरू कर दिया। तो और उसके बाद क्या हुआ कि चाइनीज़ जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा आने लगा इन दी कंट्री। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि यह क्या है, ये इलिसिट मनी भी हो सकता है, वी नेवर नो। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक स्कीम लेकर आते हैं, हम एक रेगुलेशन लाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेस नोट 3 रेगुलेशन। ठीक है, प्रेस नोट 3 रेगुलेशन। प्रेस नोट 3 रेगुलेशन क्या कहता है कि अगर, माइंड माई वर्ड्स, अगर कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है, अगर कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है और लैंड बॉर्डरिंग कंट्री से कोई FDI आ रहा है, कोई अगर FDI है, वो अगर कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री से, हमारे पास 7 लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है ऑफ इंडिया, अगर कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है वो अगर FDI लेकर आना चाहते हैं इन इंडिया, देन वो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, देन इट मस्ट नीड टू हैव द गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल जब तक नहीं होगा तब तक FDI नहीं आ सकता। FDI 2 तरीके से आता है, डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें गवर्नमेंट की क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा आता है गवर्नमेंट के रूट के क्लियरेंस के थ्रू। जैसे डिफेंस में अगर आप चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई FDI आ रहा है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। एटॉमिक इंडस्ट्री के लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके स्पेस सेक्टर में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रूट से आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। तो प्रेस नोट 3 रेगुलेशन में क्या बोला कि अगर आप कोई भी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है, वी आर ट्राइंग टू रिफर इट टू चाइना, ठीक है, कोई भी अगर लैंड बॉर्डरिंग कंट्री, हमने डायरेक्टली नहीं बोला, बस ये बोला कि कोई भी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री अगर वो इंडिया में FDI लेकर आना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसी के बाद FDI आ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने चाहा कि हम अपने PLI स्कीम के थ्रू अपने जितने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको हम लोग पुश करें कि वो लोग प्रोडक्शन जितना करेंगे उसके साथ हमें एक इंसेंटिव को लिंक कर देंगे। बेसिकली यही है, प्रोडक्शन आप जितना करेंगे आपको इंसेंटिव उतना मिलता रहेगा। अब इंसेंटिव बहुत कुछ हो सकता है, आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है, आपको एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज़ है उसको उसमें रिबेट मिल सकता है, आपको GST रिटर्न मिल सकता है, आप GST रिटर्न का फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारा इंसेंटिव दिया जाएगा, आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। दिक्कत क्या शुरू होता है कि हमारे देश में जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन है उसी में दिक्कत है। ठीक है, हम ज़्यादातर चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं फिर असेंबल करते हैं। बेसिकली हमने जो महारत हासिल अभी तक की है वो है कि हम असेंबल करते हैं एंड देन वी सेल इट, बट जो प्रोडक्शन है उसमें हमारा दिक्कत है। अब कोई भी बेसिक रॉ मटेरियल अगर आप उठा लेते हैं, जैसे हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये बेसिक लिथियम का जो, जैसे कोई मदरबोर्ड का कोई सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक कोई चिप है, सेमीकंडक्टर एक चिप है, ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर का चिप को हम लोग मोबाइल जो है, बेसिकली हम वियतनाम से लेट्स से स्क्रीन ले आए, उसका पूरा फंक्शनिंग हम कैलिफोर्निया US से ले आए, और ये जो सेमीकंडक्टर का चिप है वो हम लोग यहाँ चाइना से ले आए। अब हम क्या करते हैं, इन सबको असेंबल कर देते हैं। ठीक है, असेंबली का बहुत बड़ा प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो तमिलनाडु में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वो लोग आजकल बनाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो चिप है वो तो चाइना से मंगा रहे। अब वो अगर आपने इसमें, बिकॉज आपने क्या किया कि आप चाहते कि कोई एक सर्टेन कंट्री का गुड्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए ताकि हम उन पर डिपेंडेंट ना रहे और हमारे देशी जो है उसको प्रोड्यूस अच्छे से करते रहे। लेकिन आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने सेमीकंडक्टर का जो चिप है उस पर आपने हाई कर दिया इंपोर्ट, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो। लेकिन ये चीज़ का जब दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मोबाइल का भी तो दाम बढ़ जाएगा ना, तो लोग कैसे खरीदेंगे, हाउ विल दे बाय थिंग्स। और ये सिर्फ मैंने आपको सेमीकंडक्टर चिप का एग्जांपल दिया, ये आप लोग सोलर सेल में भी देख सकते हैं। आप कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ ले लीजिए, उसका अगर आप कोई भी, बहुत 90% ऑफ द गुड्स ना वो चाइना से आता है। ठीक है, तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं अगर आपने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई कर दिया, देन द एंड प्रोडक्ट विल बी इवन हायर। ठीक है, और क्या होता है कि अब यहाँ पर एक चीज़ तो वो हो गया कि हमने इंपोर्ट पे ही इतना ड्यूटी लगा दिया, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो भी गुड्स आते हैं कंट्री में वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है, और उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो तो एक्सपेंसिव हो ही जाता है, लेकिन वो लेस कंपिटिटिव हो जाता है। इसका क्या मतलब है, लेस कंपिटिटिव का मतलब क्या है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है, ये एक सोलर पैनल है, ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया। ठीक है, ये एक सोलर चैनल है कोई XYZ कंट्री का है, ठीक है, कोई भी दूसरा कंट्री का है। अब अगर हमारा देश में अगर ये 100 रुपये में बन रहा है, दूसरी कंट्री में मे बी ये 40 रुपये में बन रहा हो, एक बायर है, एक कंपनी है, वो क्या पसंद करेगी, वो 100 रुपये में खरीदना चाहेगी या 40 रुपये में खरीदना चाहेगी? ऑब्वियसली वो जज आएंगे, वो 40 रुपये में खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर भी तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट किल हो रहा है ना।
तो ये जो एक्स्ट्रा जो इनकम, ये जो हमने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है ना यहाँ पर देखिए हाई जो इंपोर्ट टैरिफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया ना, उसको रीथिंक करने की कोशिश की है हमने। जो FDI जो कर्व लगाया उसको रीथिंक करने की यहाँ पर जो हमारे चेंबर ऑफ जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उन्होंने बोला है कि हमें ये रीथिंक करना चाहिए कि हम कितना टैरिफ जो है वो इंपोर्ट में हम कितना टैरिफ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, उसको हमें थोड़ा अंडरस्टैंड और थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो यही बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो हमें FDI का बहुत ज़रूरत होगा और इंपोर्ट को ड्यूटीज़ को हमें कम करना होगा, बिकॉज एंड का प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव हो गया तो ये बहुत लेस जो है कॉम्पिटिटिव रह जाएगा और हमारा प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा ही नहीं। अभी भी जो है जो बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली चीपर रहेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट लेस कम्पिटिटिव रह जाएगा और वो हमें बाहर क्या किल करेंगे, हमारे अगर देश में भी अगर वो सामान आएगा, लेट्स से एक फ़ोन है दूसरी कंट्री से आ रहा है, एक फ़ोन है हम इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी के लगाने के बावजूद भी अगर ये लेट्स से 6,000 रुपये में मिल रहा है और हमारे यहाँ पर उसको पूरा इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई है, उसको बनाने में भी अगर उसको इतना पैसा हमने लगा दिया, तो क्या फ़ायदा अगर इसका दाम 7,000 हो गया, ठीक है। ये इंडियन है, ये दूसरी कोई कंट्री से आया है, ठीक है। ये इंडियन है, ये कोई XYZ कंट्री से आया है, ठीक है। अगर ये मोबाइल पे अगर हम लोग ड्यूटीज़ भी हाई लगाते हैं, ठीक है, अगर हमने ड्यूटीज़ भी इसमें हाई लगा दिया, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी भी हमने बहुत ज़्यादा इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, फिर भी अगर इसको एंड में इसका दाम अगर 6,000 है और अगर हमने अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दिया, हमने उनका हेल्प भी किया, बट फिर भी अगर उसका प्राइस 7,000 है, वो जो बायर है वो क्या खरीदना पसंद करेगा। जब इंडिया जैसे एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली हम भी ये जो XYZ कंट्री से आया है उसका गुड्स हम खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिव रहे। प्राइस ही कॉम्पिटिटिव नहीं रहा तो ये सब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ना अगर देखें, यहाँ पर जो चेंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ना, उन्होंने क्या एक जो क्या यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है कि अगर FDI आएगा तो इंडस्ट्री सेटअप होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप होगा, देन क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो ये यहाँ पर रीथिंक करने की बात की गई है और काफ़ी स्ट्रेस भी दिया गया है कि हमें री इमेजिन एंड रिकैलिब्रेट करना होगा जो भी चीज़ें बाहर से आती है। और यहाँ पर क्या है कि जो मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ना, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपको पता होना होगा, ठीक है, क्या चल रहा है देश में और क्या किस तरीके का हमारा स्टांस रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज पुष्पक इसरोस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर्स टेस्ट। तो ये आप देख पाएंगे पुष्पक क्या है, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल, एक रीयूजेबल होता है, एक एक्सपैंडेबल लॉन्च व्हीकल होता है। इंडिया के पास अभी तक जितना थे वो सब एक्सपैंडेबल थे, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल इज वन टाइम लॉन्च व्हीकल, एक बार आप लॉन्च करेंगे आप उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, आप बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। सो इससे क्या समझ आ रहा है, इसका क्या बेनिफिट्स होगा, ऑब्वियसली रीयूज कर पाएंगे तो कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट में भी ज़्यादा होगा, लेकिन हम उसको बार बार यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप नेट देखेंगे तो नेट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, पहला चीज़ तो ये है। सेकंड क्या है, स्पेस डेब्री, स्पेस का जो कचरा है, स्पेस डेब्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक ही जो लॉन्च व्हीकल है उससे बार बार हम उसको यूज़ कर पाएंगे, तो हमारा स्पेस डेब्री भी कम होगा। थर्ड क्या है, अगर हम जैसे कोई भी लॉन्च व्हीकल है जो रीयूजेबल है, अगर हम चाहे कि हम मून से कोई मिट्टी का सैंपल लेकर आना चाहे, ठीक है, तो मिट्टी का सैंपल हम लोग लेकर आ सकते हैं। वाई, बिकॉज अगेन इट इज़ रीयूजेबल, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के। सो ये जो है पुष्पक जो है उसने अभी राइट नाउ इट हैज़ क्लियर्ड दी टेस्ट। सो लेट अस सी कि क्या न्यूज़ है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द थर्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट एट द एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज इन चित्रदुर्ग, कर्नाटका ऑन संडे। The third and final test in a series was conducted at 7:10 AM। तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वाई, बिकॉज अभी जो रीयूजेबल हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स आ रहे हैं ना, हमारे जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स आ रहे हैं वो क्या है, वो इट इज़
इट इज़ बेसिकली हम जो है जो स्पेस एक्स जो कंपनी है, जो एलॉन मस्क साहब का जो है कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी जो है, वहाँ से हम जो फैल्कन एक्स है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फैल्कन एक्स। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इंडिया में हम खुद ही अपना जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो बनाए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमने स्पेस एक्स से मंगवाया है फैल्कन एक्स, वो हम यूज़ कर रहे हैं। और स्टारशिप भी है, एक स्टारशिप भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। बट पुष्पक जब बन जाएगा देन हम अपने इंडिजिनियसली हम जो है खुद का प्रोडक्शन कर पाएंगे, और मतलब हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, LEX का फुल फॉर्म क्या है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01 एंड 02 जो हुआ था, RLV LEX 3 जो थर्ड जो टेस्ट हुआ है, री डेमोन्स्ट्रेटेड द ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ RLV अंडर मोर चैलेंजिंग रिलीज कंडीशंस एंड सेवियर विंड कंडीशंस। मतलब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है इन पूरे स्पेस का, पूरे यूनिवर्स का, और जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत अनस्टेबल भी हो सकता है, बहुत सिवियर कंडीशन भी हो सकता है, मे बी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नॉट्स में चल रहा हो, ठीक है। तो वो हर सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए, इसीलिए बहुत सिवियर कंडीशन में भी हमने उसको लॉन्च करके देखा एंड इट सक्सेसफुली डिड ऑल द टेस्ट, कंप्लीटेड ऑल द टेस्ट, और बहुत अच्छे से भी हुआ था, ठीक है। द इसरो सेड दैट फ्रॉम द रिलीज पॉइंट 4.5 किलोमीटर अवे, पुष्पक ऑटोनोमसली एग्जीक्यूटेड क्रॉस रेंज करेक्शन मैन्यूवर्स, अप्रोच्ड द रनवे एंड परफॉर्म्ड ए प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल लैंडिंग इन द रनवे लाइन सेंटर। तो काफ़ी प्रिसाइज जो है इन्होंने लैंडिंग किया, अगर आप देख पाएंगे पिक्चर में, तो काफ़ी प्रिसाइसली जो है ये लैंडिंग इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। एंड दिस इज वन ऑफ द विन्स ऑफ, अगेन इसरो का एक बहुत बड़ा विन जो है ये बोला जाता है। एंड इंडिजिनियसली भी डेवलपमेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश की है, दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। 3 टेस्ट हुए थे, उसका जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो 3 हमने टेस्ट किए थे यहाँ पर, तो तीनों में वो विथ फ्लाइंग कलर्स वो जो है वो टेस्ट को पास किया पुष्पक ने, ठीक है। पुष्पक अगेन याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब हम रीयूज कर सकते हैं। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, लेट्स से सैटेलाइट है, अगर हमें कोई सैटेलाइट सैटेलाइट को अगर हमें लॉन्च करना है तो वो क्या करेंगे, हम लॉन्च व्हीकल का यूज़ करेंगे। जस्ट इसको सिंपली समझ सकते हैं, इट्स अ कार, ठीक है, इट्स अ कार। अभी अगर हम उस पर सैटेलाइट अगर हम भेजते हैं तो ये लॉन्च व्हीकल बन जाएगा, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो जैसे हम जेट्स का यूज़ करते हैं, जेट्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, मिसाइल फेंकने के लिए, ठीक है। तो जेट इज अ कार फॉर मिसाइल या फिर बॉम्ब्स, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के लिए क्या है, RLV इज अ कार फॉर देम, कि वो ऊपर जाएंगे, ये कार का यूज करके दे विल गो, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल से हम जो सैटेलाइट्स है उसको हम लोग स्पेस पर भिजवा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो होपफुली ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.